नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स 1985। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर का बिल्कुल ड्रीम किए हुए हैं कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो उन्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा। So this topic is going to be the very important topic in case of pharmaceutical jurisprudence। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है वो यही माना जाता है। और इस एक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्ट पूरा कैसे है, उसका प्रोसीजर, ठीक है, कब फोर्स हुआ, कहां कहां लागू होता है, ये सारे सवाल का जवाब हम जानेंगे कि क्या अगर कोई इंडिया के बाहर का कोई बंदा है, अगर वो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है या फिर नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो उसको कैसे सजा दी जाएगी, या इंडिया का बंदा किसी कंट्री में लेके जाता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपैट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं। और लास्ट सवाल जो बनता है, सबसे ज्यादा जो बनता है सवाल, वो इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो फाइन्स। तो फाइन्स काफी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, तो उसके लिए एक और वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो ये एक्ट पूरा 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स। सबसे पहले बता दूं आपको कि बिल्कुल भी इस बोर्ड को देख के घबराइए मत। आपका बस इतना काम है कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने नोट्स के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स के तौर पे रखने हैं, क्योंकि बार बार आप वीडियोस नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो जब मिले टाइम तो वीडियो देखना, नहीं मिले तो आप इस नोट से रिवीजन कर लेता हूं। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक्ट और रूल्स आया कब। तो ये एक्ट और रूल्स आपका आया कब? 1985 में। पहला सवाल तो यही से बनता है, चाहे जीपैट हो चाहे नाइपर हो, हर जगह 1985 में ये रूल्स आया। दूसरी चीज ये समझना पड़ेगा कि किसको नार्कोटिक ड्रग बोलते हैं, किसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत देखते हैं कि ये जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी शुरुआत कहां सबसे पहले हुई। ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, ये माना जाता है कि दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। ये हेल्थ के ऊपर बहुत इंजीरियस इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, बहुत ये नुकसान करती है हेल्थ को। हैबिट फॉर्मिंग, आपकी आदत डाल देती हैं, ये डिपेंडेंट आपको बना देती हैं। सो दीज आर हैबिट फॉर्मिंग एजेंट और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स सब्सटेंसेस आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां ये सारी चीजें देखी गई? ऐसा देखा गया कि ये जो है, जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, जो पेरू वगैरह हैं, बोलीविया कंट्रीज हैं, जो आपके साउथ अमेरिका में, वहां पे कोकेन के लीव्स, जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे हेम्प, जिसे भांग कहा जाता है, वो सारे लीव्स लोग चबाते थे और बड़ा मजा आता था उनको चबाने के बाद। और वो सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की कि कुछ इनके ऊपर, शरीर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है। और खास करके आप देखोगे कि हिंदू माइथोलॉजी में खास करके जब होली का दिन होता है तो लोग अक्सर भांग पी लेते हैं, उसको हेम्प बोलते हैं, हेम्प बोलते हैं, उसको भांग बोलते हैं। ठीक है, भांग लोग पी लेते हैं तो बहुत मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल बिंदास हो जाते हैं, और उसके बाद खूब रंग खेलते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। तो वो हेम्प वहां भी हिंदू माइथोलॉजी में भी देखा गया है, यानी कि शिव जी का बोला जाता है कि वो एक पेय पदार्थ है जिसको शिव जी ग्रहण करते हैं। तो एक ये बैकग्राउंड हो गया, लेकिन आज का रेफरेंस में हम समझते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि LSD, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकेन, ठीक है, ये सारे नाम सुनते हैं, कैनाबिस, ओपियम, ये क्या है, सब सब्सटेंसेस, ये सब जानने वाले हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स है, ये आया कैसे। देखो, कोई चीज एक्ट कब बनता है, मैंने आपको याद हो तो बताया था सबसे पहली वीडियो में। एक्ट कब बनता है? सबसे पहले बिल आता है, उसके बाद वो पास होता है, दोनों जो भी कंट्रीज की पार्लियामेंट है वहां से पास होता है। पास होने के बाद वो फिर राष्ट्रपति के साइन होता है, सिग्नेचर होता है, फिर वो एक्ट के रूप में, कानून के रूप में आ जाता है वो। ठीक है, अधिनियम बन जाता है वो। तो ये एक्ट भी अचानक नहीं आ गया, इसके डेवलपमेंट होने के पीछे कुछ रीजन है। तो उसके डेवलपमेंट होने के पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले हमने जो ये देखा ना ओपियम, तो ओपियम को एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल में लाया गया, यानी कि उसको आधिकारिक रूप से कंट्रोल किया गया, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग था, कोई भी लोग मनमाने तरीके से ले रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। तो 1857 में इसको लेजिस्लेटिव कंट्रोल में लाया गया। उसके बाद ओपियम एक्ट 1878 आया। ठीक है, 1878 ओपियम एक्ट
ठीक है, इसमें संशोधन भी किया गया, बहुत सारे संशोधन अमेंडमेंट भी हुए इसमें। उसके बाद देखा गया कि सेकेंड इंटरनेशनल ओपियम कॉन्फ्रेंस हुई कहां? जेनेवा। जेनेवा कहां है आपका? स्विट्जरलैंड में। तो ये जेनेवा में सेकेंड इंटरनेशनल ओपियम कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, जिसमें कि जिसको बोला गया जेनेवा कन्वेंशन। तो याद रखिएगा, अगर सवाल आता है डीआई में कि जेनेवा कन्वेंशन कब आया, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि 1925 में। और सवाल पूछा गया कि जेनेवा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ओपियम कॉन्फ्रेंस। कहां पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसका इंडिया एक सिग्नेटरी कंट्री है। इंडिया ने हस्ताक्षर किया इस पे, कि यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ओपियम की वजह से, वो अपने देश में उस चीज को रेगुलेट करेगा, इंडिया कंट्रोल करेगा। सो इंडिया ने साइन किया यहां पे और रिजोल्यूशन लिया कि अप्रोप्रिएट मेजर्स या अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे ओपियम का अगर कोई मिसयूज करता है, इंडियन हेम्प जिसको भांग बोला जाता है, कोका, इन तीनों चीजों को रेगुलेट करने, यानी कि इसके अलावा भी लिया गया, लेकिन इन तीन चीजों को मुख्य बिंदु रखा गया। इंपॉर्टेंट थिंग्स वी वर जस्ट टेकिंग, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? पास किया डेंजरस एक्ट 1930। यहां से शुरुआत हुई 1857 से। 1930 में डेंजरस एक्ट पास हुआ, ठीक है। और डेंजरस एक्ट को पास करने का मकसद यह था कि सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले। तो लिखा हुआ है यहां पे, टू सेंट्रलाइज एंड वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये जो सारा मुद्दा है, माजरा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। इसीलिए आजकल आप नाम सुन रहे होगे नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का, जो छापा मार रही है मुंबई में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो आप देख रहे होगे, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद कुछ इसमें भी कुछ खामियां थी कि बहुत ज्यादा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था ये। लोग इसमें भी गलतियां कर रहे थे, हल्के में ले रहे थे, भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वॉइस कैसे आया फिर? नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स 1985। और इस बात की और इस एक्ट की सबसे खास विशेषता यह है कि ये इतना स्ट्रिक्ट है कि इसमें 3-3 लाख रुपए फाइन भी है और 30-30 साल तक जेल है, और हो सकता है कि दोनों हो जाए, 30 साल तक जेल और 3 लाख रुपए तक की फाइन भी मिल जाए। ये इतना स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये एक्ट बहुत फेमस हुआ, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी कि कहां से स्टार्टिंग हुआ, 1857 से कंट्रोल किया हमने और 1985 में ये एक्ट ले आए, और मौजूदा जो एक्ट है वो यही चल रहा है, ठीक है, 1985 का, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब याद रखिएगा कि जो आप एनसीबी सुन रहे हो ना, कि मुंबई दफ्तर यहां पे है, यहां छापा मड़ा, यहां हुआ, इसको कब्जे में लिया, इस तरीके से। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में करता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंतर्गत एनसीबी काम करता है। और एनसीबी क्या करता है? एनसीबी देखता है कि कोई चीज इलीगल ट्रैफिकिंग या इलीगल कोई भी व्यापार किसी चीज का ना हो। किसका? नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, समझ गए? तो नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट का इलीगल यूज ना हो, मिसयूज ना हो, इलीगल व्यापार ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसीलिए मुंबई में जो छापे पड़ रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, वो आप देख रहे हो कौन एक्शन में? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलो ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद समझते हैं कि ये एक्ट आया कब, फोर्स कब हुआ। देखो, एक्ट आने की तारीख अलग होती है, लेकिन लागू कब से हो गया? लागू होने का मतलब कि साइन हो गया राष्ट्रपति का, अब जो वो कानून बन गया है उस दिन से लागू हो गया, यानी कि 14 नवंबर 1985 से लागू हो गया। उस दिन से अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसको बोलते हैं फोर्स, मतलब लागू किया गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो देखने वाला है ना, वो एक्सटेंड कहां कहां करता है। मैंने कहा किसी एक्ट को जब पढ़ोगे तो एक्सटेंशन उसका जरूर पढ़ोगे, कहां कहां होता है। तो एक्स का एक्सटेंशन आप अगर ध्यान से देखो तो होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में होता है। अब वो बात नहीं रही कि नॉट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट दिस पार्ट, एक्सेप्ट मेघालय, एक्सेप्ट दिस, नो, इट इज टोटली एक्सटेंडेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। उसके अलावा ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया के सिटीजन अगर किसी बाहरी देश में, सऊदी रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान रह रहे हो, चाहे मस्कत रह रहे हो, चाहे कुवैत रह रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अगर वो इंडिया के नागरिक है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन नागरिकता है, तो अगर वो इलीगल कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि अगर उनके पास इंडिया की नागरिकता है, अगर वो सऊदी में भी इलीगल व्यापार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इंडिया एक्शन ले सकता है। ये चीज समझने की जरूरत है। यानी कि इंडिया का नागरिक है, अगर नागरिक नहीं है तब नहीं एक्शन ले सकता,
देखो अब तीसरा केस क्या है कि टू ऑल पर्संस ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी ऐसे सारे पानी वाले जहाज, ऐसे सारे एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, कोई इंडिया का बंदा है, यहां से ओपीएम लिया या चरस लिया या गांजा लिया, जो भी लिया, अगर लेके मॉर्फिन वो लेके सऊदी चला जाता दूसरे कंट्री में, तो भी वहां कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि वो कहां से गया है, किस एयरक्राफ्ट से गया है, इंडिया के एयरक्राफ्ट से जो रजिस्टर्ड है। ये लिखा हुआ वेयर एवर दे भी, कहीं भी हो इंसान, अगर कोई इंसान इंडिया का एयरक्राफ्ट यूज करके गया है, इंडिया की शिप यूज करके गया है जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन उसमें टेरिटरी में, उससे अगर करके वो दुनिया के किसी कोने में जाता है, व्यापार करता है, यहां से ले जाता है, तो उसके ऊपर इंडिया एक्शन लेगा। दूसरी चीज, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड द इंडिया, यानी कि इंडिया के वो सारे नागरिक जो कि यहाँ के सिटीजन है, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास नागरिकता है, वो बाहर भी होंगे तो भी इनको पर एक्शन होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कहां कहां होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब कुछ चीजें समझते हैं कि ये जो नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, आपने एक नाम सुना होगा ओपियम वॉर, एक ओपियम युद्ध भी हुआ था। सोचो ओपियम के लिए युद्ध भी हो गया, इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ये जो चाइनीज है ना, ये पहले से ही गजेड़ी नशेड़ी टाइप के रहे हैं। ये बहुत पहले हर चीज में चाइना आगे रहता है, चाइना पहले रहेगा फिर इंडिया, चाइना पहले फिर इंडिया। ये यहां भी मान नहीं रहे हैं, ये यहां भी क्या बताऊं इनको, ये यहां पे भी आगे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो ओपियम था उसमें एक आपकी थी क्विंग डायनेस्टी, QUING, क्विंग डायनेस्टी, कहां की थी, चाइना की। उसके और वेस्टर्न पावर्स जैसे कि यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, कई फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर कई बार युद्ध हुआ, उसमें हर में चाइना की ही बजाई गई, वाट लगा दी गई उसकी, ठीक है। तो ओपियम इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उस समय से था। सोचो 1840 1842 में वॉर हुआ था, ये तब से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सोचो। तो ओपियम वॉर भी हुआ है। तो जब भी सवाल कभी आए ओपियम वॉर इज रिलेटेड टू या ओपियम वॉर वो हैड हैपेंड बिटवीन, तो यहां लिखोगे चाइना एंड वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न क्या नहीं, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जितने भी, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी चीजें। उसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो यहां से, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशंस को एक एक करके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो नार्कोटिक ड्रग किसको कहेंगे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किसको कहेंगे, उस डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अब देखो नार्कोटिक ड्रग किसको कहते हैं, उसमें कोका लीव्स, कैनाबिस हेम जिसको कहते हैं भांग इंडिया में, ओपियम, ओपियम स्ट्रॉ, उस वो चाहे क्रूड प्रोडक्ट हो चाहे उसका मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म हो, अगर इन सब का क्रूड फॉर्म होगा या मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म होगा, दैट विल कम अंडर दी नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। उसके अलावा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, साइकोट्रोपिक, ठीक है, जो साइकोलॉजिकली चीजों को हैम्पर करते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, सिंथेटिकली उसको बनाया गया और लैब में सिंथेसाइज किया गया हो, चाहे उसका कोई सॉल्ट हो चाहे उसका कोई प्रिपरेशन हो, और उसको कहां मेंशन होना चाहिए, लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब ये कहां है भाई साहब, ये लिस्ट आपकी कहां दी होगी, इस एक्ट में एक लिस्ट पर्टिकुलर होगी, लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। उसमें अगर आप देखोगे लिस्ट में, मैंने देखा तो उसमें देखोगे जितने भी ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, जैसे पेंटोबार्बिटोन, ठीक है, हेक्साबार्बिटोन, ये सारी चीजें जितने भी हैं आपके, क्लोनाजेपाम, लोनाजेपाम, ठीक है, LSD की जितनी भी फॉर्मुलेशन ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर आ रही हैं। तो नार्कोटिक ड्रग किसको कहेंगे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किसको कहेंगे, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड ऑन दी कैनाबिस। अब कैनाबिस किसको कहते हैं, तो कैनाबिस किससे निकलेगा, कैनाबिस प्लांट से निकलेगा, ठीक है, कैनाबिस प्लांट। अब इसमें भी तीन कैटेगरी, एक चरस होता है, एक गांजा होता है, एक कोकेन। ये गांजे का पेड़ तो आप आसपास अपने घर के आसपास उगा हुआ देखते भी होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच डिफरेंशिएशन बहुत पूछता है ये डीआई में। मुझे याद है कि राजस्थान का जो डीआई का पेपर हुआ तो उसमें इन तीनों के बीच डिफरेंस पूछा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि चरस को ही हसीस ऑयल या लिक्विड हसीस भी बोलते हैं। तो हसीस किसको बोलते हैं, चरस को। और चरस क्या होता है, सेपरेटेड रेजिन होता है, क्रूड फॉर्म में या प्योरीफाइड फॉर्म में होता है। इट्स अ सेपरेटेड रेजिन इन द क्रूड और प्योरीफाइड फॉर्म, ऑल्सो नोन एज हसीस ऑयल या लिक्विड हसीस। किसको बोलेंगे, चरस को।
अब गांजा क्या होता है? गांजा क्या होता है? फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस। ये सारे प्रोडक्ट किसके हैं? कैनबिस प्लांट के, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चरस क्या है? सेपरेटेड रेजिन है, क्रूड या प्योरीफाइड फॉर्म में है, हसीस ऑयल है, या फिर लिक्विड हसीस इसको बोला जाता है। तो आपसे अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि हसीस ऑयल इज एसोसिएटेड विथ कोकेन, फॉल्स, नो, इट इज एसोसिएटेड विथ चरस। ठीक है। अब गांजा किसे कहते हैं? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स, जो प्लांट होगा किसका? कैनबिस प्लांट, उसमें जो ऊपर जो फूल कलियां लगी होंगी वो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं गांजा। तो आप देखते हो ना गांजे में छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, बिल्कुल ऊपर से कली उसकी तोड़ी जाती है, उसको सुखाया जाता है फिर, ठीक है, तो गांजा उसको बोलते हैं। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स इज नो ऑफ कैनबिस प्लांट इज नोन एज गांजा। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और कोकेन किसको कहते हैं? मेथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इकोगनीन प्लस सॉल्ट, चाहे मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इकोगोनिन उसका सॉल्ट हो, उसको बोलेंगे कोकेन। तो कोकेन क्या है, गांजा क्या है, चरस क्या है? इट शुड बी वेरी क्लियर। यही एग्जाम में पूछा जाता है, गलती नहीं करना है। उसके अलावा एक चीज आप समझते होगे, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज, वो सारे सब्सटेंसेज जो कि नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट में हैं, जिनका प्रोडक्शन, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। यहां याद रखिएगा जितनी भी अथॉरिटी है, जो भी मलिकार है, जो मालिक है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे इन्वॉल्व है। तो ऐसे नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज जिनका प्रोडक्शन, मैनेजमेंट केंद्र सरकार के अंदर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। याद रखना। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस किससे रिलेटेड है? नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। समझ लेना कंट्रोल सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। और याद रखना कि जो कंट्रोल सब्सटेंस है ये हॉस्पिटल में यूज होते हैं। जब आप फार्मासिस्ट बनोगे ना तो इनकी लिस्ट बनानी होगी, पूरा बाकायदे रजिस्टर बनता है कि कब आया, किस दिन को, कितना स्टॉक में है, किस पेशेंट को दिया है, पूरा डिटेल इसका अलग से रजिस्टर बनता है कंट्रोल सब्सटेंसेस का। ईच एंड एवरी डिटेल इज मार्क्ड। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड ऑन द मॉर्फिन। मॉर्फिन किसे कहते हैं? ये डेरिवेटिव है आपका ओपियम का। अब कहोगे साहब ओपियम क्या है? पहले ओपियम तो समझाओ, तभी तो डेरिवेटिव समझ में आएगा। तो ओपियम क्या है आपका? बेसिकली कोएगुलेटेड जूस है किसका? ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी को ही क्रूड ओपियम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ओपियम पॉपी होता है ये निकलता है किससे? पैपेवर सोमनिवेरम। ये भी सवाल पूछा जाता है कि ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपेवर सोमनिवेरम। ठीक है। तो ओपियम क्या होता है? कोएगुलेटेड जूस होता है, जूस फॉर्म में होता है ऑफ ओपियम पॉपी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की जरूरत है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन। अगर कोई भी प्रिपरेशन जिसमें कि 0.2% से ज्यादा मॉर्फिन है तो वो कभी भी ओपियम के अंडर नहीं आएगा। याद रखना, तभी ओपियम के अंडर आएगा जब उसमें मॉर्फिन कंटेंट विल बी लेस देन 0.2। ठीक है, 0.2% होना चाहिए। और ओपियम पॉपी कहां से निकाला जाता है? पैपेरोस सोमनिवेरम से। और इसमें देखा गया ये कौन से किस कैटेगरी में है? फिनेंथ्रीन रिंग होती है, फिनेंथ्रीन एल्कोलाइड होता है, ये एल्कोलाइड होता है बेसिकली। ठीक है। और पॉपी स्ट्रॉ किसको कहते हैं? सारे पार्ट किसके? इस पैपेरोस सोमनिवेरम के एक्सेप्ट सीड। सारे पार्ट जितने भी होते हैं उसमें सीड को छोड़ के जो भी बचा उसको क्या बोलते हैं? पॉपी स्ट्रॉ। और ओपियम पॉपी किसको बोलते हैं? पैपेरोस सोमनिवेरम से। और ओपियम किसको बोलते हैं? कोएगुलेटेड जूस। यानी कि उसके सीड को छोड़ के जितना भी पार्ट हो गया वो सारा पॉपी स्ट्रॉ के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए। दिस ऑल डेफिनेशन इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। उसके अलावा एक सब्सटेंस आजकल बहुत आप सुनते हो, हीरोइन कि चरस, गांजा, हीरोइन, ये सब सारी चीजें समझते होगे। तो हीरोइन किसको बोलते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। यानी कि एसिटाइल ग्रुप कितने लगा दिए? 2 चिपका दिए, 2 एसिटाइल ग्रुप चिपका दिए, OCH3 ग्रुप इसमें लगा दिए, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? हीरोइन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में एसिटाइल ग्रुप लगा दिया आपने 2, उसको बोलते हैं। तो यानी कि पहले तो नेचुरल था, उसको आपने क्या कर दिया? सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंसियरली। ये पूरा नोट्स है, इसको देख के घबराइए मत। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो
कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट, बिल्कुल नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे को एक्सेस हो सके। अगर मैं वीडियोस को थोड़ा सा टाइम लेके बना रहा हूं तो इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्लास में पूरा ये जो है ओपीएम वॉर को डिस्कस किया, ये पूरा एक्ट कैसे आया, एनसीबी क्या है, ठीक है, और ये एक्ट फोर्स कब हुआ था, कहाँ एक्सटेंड होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। दूसरी वीडियो इसकी आएगी फाइन्स पे, फाइन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी, ठीक है। तो चलिए अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नमस्कार।